सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सबसे पहले जो मुल्की सियासत का निचोड़ है उस पर मैं बात करूँगी। मुल्की सियासी उफक पर इस वक्त तब्दीली के बादल छाए हुए हैं। मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासी चालें चल रही हैं। कहीं पर कुछ लो और कुछ दो की सियासत उरूज पर है, तो कहीं नई सियासी जमातें सियासत के मैदान में एंट्री देने को बेकरार हैं। इस सारे मंजरनामे में जिस शख्सियत का कलीदी किरदार है, उस शख्सियत का नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी अपनी माहिराना सियासी चालों के लिए बहुत मशहूर हैं, बल्कि उन्होंने मुतादिद बार अपनी इस महारत का अमली नमूना भी पेश किया। शायद यही वजह है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को अव्वलीन निशाना बनाया और उनको हमेशा तनकीद पर रखा। आसिफ जरदारी एक बार फिर पंजाब की सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी के लाहौर आमद पर जहां अहम रहनुमा चौकन्ने हो गए, वहीं राना सना ने अपने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी को यह हक है कि वो पंजाब में अपने पाँव जमाए और नून लीग को भी हक हासिल है कि वो सिंध में अपने पाँव जमाए। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि आने वाले इंतखाबात से कबल नून लीग और पीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अहम रहनुमाओं का झुकाव अब किस पार्टी की तरफ होगा, या फिर वो आज़ाद लड़ेंगे? जहांगीर तरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं होगा अब नए इलेक्शंस में। सबसे पहले बात करते हैं सियासी सूरत हाल पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब, क्या हुआ ये 9 मई के वाक़यात के बाद आप समेत कई रहनुमा आते हैं, अभी तक हो रहा है ये सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोड़ देते हैं। बुनियादी वजह पार्टी की टूट फूट की और आपके छोड़ने की क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज़ें बार बार रेप्लिकेट हो चुकी हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो कोई यकदम एक दिन की पैदावार नहीं है। ये पीटीआई के अंदर पिछले 1.25 साल से इमरान खान साहब की सरपरस्ती में और उनके मशीरान के मशवरे से एक ऐसी कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से जो 5th जनरेशन वार पिछले कई दहाइयों से हमारी मुल्क दुश्मन ताकतें नहीं जीत सकी थी, बदकिस्मती से वो तकरीबन जीतने के करीब पहुंच गई इस 1.25 साल के इस पूरे अरसे के अंदर। तो वो 5th जनरेशन वार ये है कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान इतनी खलीज पैदा कर दी जाए, इतनी नफरत पैदा कर दी जाए कि फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना या पाकिस्तान को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह इस पोजीशन से जनाब हटाकर कुछ और पोजीशन में लाना मुल्क दुश्मन ताकतों के लिए आसान हो जाए। ये वो 5th जनरेशन वार थी जिसको बड़ा टेक्टफुली इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमारे पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से, पीटीआई के जो हमारे मशीरान थे जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके पिछले 1.25 सालों में इस पीटीआई को तकरीबन अगवा किया हुआ था, खान साहब के जहनों में वो छाए हुए थे, उन्होंने जो रवैया रखा, जो स्टैंस रखा, जो नैरेटिव रखा, वो एंड पे आके 9 मई पे ख़त्म हुआ। तो जो 9 मई का वाक़या हुआ, मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तानी है 25 करोड़ 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों में से जो उसको कंडेम नहीं करेगा, जो उसके खिलाफ मजम्मत नहीं करेगा? तो ये वो हालात थे कि जो पार्टी ने और खान साहब ने खुद इस हद तक पहुंचा दिए कि फिर उसमें मजबूरियां थी। अब मेरी मजबूरी पाक फौज से मोहब्बत, मेरी मजबूरी मेरा बेटा, मेरी मजबूरी मेरा भाई, मेरी मजबूरी मेरा भतीजे, मेरी मजबूरी मेरे भांजे, मेरी मजबूरी मेरी पाक फौज के साथ एक एफिलिएशन। मैं कैसे इस चीज को एब्जॉर्ब कर लूं कि जनाब मेरा नाम GHQ के ऊपर हमला करने वालों में आए और सारी जिंदगी मेरे मरने के बाद भी मेरी आल औलाद के ऊपर ये इल्जाम लगे और मैं अपने बच्चे के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने खानदान में मेरे बच्चे आंखें झुका के रहें कि हमारा वालिद जनाब GHQ के हमले के ऊपर जनाब उसके खिलाफ FIR हुई थी और उससे जेल काटी थी। तो ये वो चीजें थी। और इसी तरह पीटीआई के ये बाकी सारे लोग हैं कि जिन्होंने इन चीजों को फील किया और वो स्टेप बैक कर गए। लेकिन चौहान साहब, अगर ये 1.25 साल से सारी प्लानिंग हो रही थी, 5th जनरेशन वॉर जिसका आपने जिक्र किया, ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया? आपने 9 मई का इंतजार क्यों किया? आपका सवाल अच्छा है। बात यह है कि 16 साल का ताल्लुक था। उस 16 साल के ताल्लुक की बुनियाद पे मैंने अपना हक पूरा अदा किया।
मैंने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है, उसके तहत मैंने पिछले साल जून में खान साहब को समझाया, बतलाया। फिर उसके दरमियान जहाँ जहाँ पे मैं किरदार अदा कर सकता था इस पूरी पॉलिसी के रास्ते में रुकावट बनने की, ज़बानी, कलामी और अपने अमल के ज़रिए से मैंने पूरा हक अदा किया। फिर उसके अलावा पिछले 1.25 साल में एक MPA की हैसियत से एक डिसिप्लिन के पाबंद थे, पार्लिमानी पार्टी के तहत थे। फिर जनाब आखिरी 2-3 महीने एक वफा और एक डिसिप्लिन और एक 16 साल का ताल्लुक, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर मेरा बस चलता था वहां पर मैंने इस पूरी पॉलिसी के रास्ते में रुकावट बना। अच्छा, 1 मई का जनाब GHQ की तरफ मार्च था, पिंडी में रखवाया गया। हाँ। मैंने उसको GHQ की तरफ नहीं जाने दिया। फिर 6 तारीख को दोबारा GHQ की तरफ मार्च रखा गया। प्रैक्टिस करवाई जा रही थी रावलपिंडी की आवाम को और PTI के कारकुनान को कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो तो किस तरह GHQ के ऊपर हमला करना है। मैंने 6 तारीख का प्रोग्राम भी GHQ की तरफ जाने वाला फ्लॉप कर दिया, मैंने उसकी तरफ नहीं जाने दिया। तो चौहान साहब आपके पास, सॉरी टू कट यू, बहुत सारी सवाल कुछ मुझे आपसे करने हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास सबूत भी होंगे, आपने फिर अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ वॉइस नोट्स भी आपके पास हैं। अब हुकूमत ये इंदिया दे चुकी है कि PTI पर पाबंदी लग सकती है, तो क्या आप कुछ सबूत पेश कर सकेंगे PTI के खिलाफ, और क्या आप समझते हैं कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए इस सारे वाक़यात के बाद? देखें, अभी तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनके पास एक एक चीज़ पड़ी हुई है। अब मियाँ वाली एयर बेस पे हमला किया गया और आपको पता है मियाँ वाली एयर बेस के अंदर पहली दीवार गिरा के, दूसरी दीवार गिरा के, दूसरा गेट तोड़ के उस जगह पे जहाँ पे इंतहाई अरबों की मालियत के जनाब तैयारे खड़े थे एयरफोर्स के, ये तो TTP और इंडियन रॉ नहीं पहुंच सकी वहां पे कभी। तो ये तो बड़े खतरनाक मामलात हैं ना चौहान साहब, फिर तो बड़े खतरनाक मामलात हैं। आप समझते हैं PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए? ISI के दफ्तर के अंदर जनाब पाबंदी, अब सारी इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हर चीज रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि मीडिया ट्रायल किया जाता है, मीडिया के अंदर चीजों को इल्जाम लगाए जाते हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया ये अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपया बनता है। और भाई इसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं, अदालतें प्रोसिक्यूशन करें और फैसला दें। अगर आप मुजरिम है तो सजा दें, अगर नहीं मुजरिम है तो बरी करें। अच्छा, अब आपका आगे का क्या प्लान है? के वाकयात में फयाजुल हसन चौहान साहब एक दबंग सियासतदान है, जियो फेंसिंग, CDR और हर चीज अवेलेबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बस आप एक सवाल का जवाब दे दें, आपका आगे का क्या प्लान है? आप कहाँ जाएंगे आगे? इंशाल्लाह PDM की पार्टी तो कोई नहीं, सही, 44 साल अपनी सियासी जिंदगी में इनके खिलाफ जद्दोजहद की है, सही। बाकी जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ता है। और चलें, ठीक है, ये आपका एक प्लान है, ठीक है, वार को नाकाम बनाने के लिए सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात कर रही थी ऑडियो कमीशन पर, जिस पर एक वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी और ये कहा गया था कि जजेस जो कि केस सुन रहे हैं वो ये केस नहीं सुन सकते हैं। तो उस पर ये जो दरख्वास्त थी हुकूमत की, उसको एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। और क्या कुछ हुआ इस समात के अहवाल को मैं जानूंगी। जुल्करनैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, एक तो ये मामला हुआ कि दरख्वास्त जो कल जमा कराई गई थी उसको एतराज़ लगाकर वापस किया, क्या एतराज़ लगाया गया? और दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑडियो लीक तहकीकाती कमेटी है उसको भी साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोका है। देखिए, वो इतराज़ इस नोयत का नहीं था कि दरख्वास्त को वापस किया जाता। वो बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको नंबर अलॉट नहीं किया था, वो उनके रिकॉर्ड के ऊपर ज़रूर मौजूद थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इसका तहकीकाकार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बताया और कहा कि नॉर्मली इस किस्म की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता होता, ये हमेशा कोर्ट के अंदर दी जाती हैं। इसी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब तक उसको नंबर अलॉट नहीं किया था। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से इतराज़ लगा था। फिर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि दरख्वास्त को नंबर लगाया जाए, ताकि आइंदा समात पर जब भी ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समात होगी, सबसे पहले जो हुकूमती एतराज़ात हैं, ये एतराज़ात ना सिर्फ हुकूमत ने किए हैं बल्कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन है
उसकी जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है जो सेक्रेटरी के थ्रू, उसमें भी एतराज़ात किए गए हैं बेंच में 5 में से 3 जजेस के ऊपर। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि पहले इन एतराज़ात के ऊपर समाअत करेंगे, उसके बाद जो दरखास्तों का मेरिट्स हैं उसके बाद उसका मेरिट्स पे जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी जो आपने बात की है ऑडियो लीक्स कमेटी की, तो नजम साकिब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था जो पार्लिमानी कमेटी बनी है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, उनकी जानिब से तलब किए जाने को। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ना सिर्फ उनकी तलबी का जो समन था उसको मुअत्तल कर दिया है, बल्कि उन्होंने साथ ही साथ ये बड़ा अहम फंडामेंटल क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा था बार बार दरख्वास्त गुजारों की जानिब से, जस्टिस बाबर सत्तार ने उसके ऊपर जवाब मांगा है कि सबसे पहले तो ये बताएं ये ऑडियोस कौन रिकॉर्ड कर रहा है और किस लॉ के तहत रिकॉर्ड कर रहा है और क्या कानून इजाज़त देता है किसी की टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने की। इस हवाले से 19 जून तक अब वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है और देखना है कि वफाकी हुकूमत क्या जवाब देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर एतराज़ आयद कर दिया बेंच के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत को अब जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना ही किसी ऐसे जज का वो बेंच है जिसकी मुबैना तौर पर कोई ऑडियो लीक हुई भी हो। ठीक है जुल्खैन इकबाल, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए। पर में जो अब ज़ाहिर है सारा मामला है ऑडियो लीक कमीशन का, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब समाअत को मुलतवी किया गया है। अब प्रोग्राम के हिस्से में एक बहुत अहम मामला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाजरीन। हम बात करेंगे आज निगलेरिया की। तो महज एक हफ्ते में हमने देखा है कराची के 3 शहरी जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हुए हैं। ये केसेस तारीख में पहली बार रिपोर्ट नहीं हो रहे। हर साल हम देखते हैं कि जब मानसून की बारिशों से पहले ये जानलेवा जरसमुआ है साफ़ पानी में क्लोरीन की कमी के बायस अफजाइश पाता है, नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल होता है और अब तक ये कई शहरियों की ज़िंदगी नकल चुका है। निगलेरिया से 2021 में 7 और 22 में 8 अमवात रिकॉर्ड हुई थी और 2008 से लेकर अब तक तो सैकड़ों अफराद इस मौलिक वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। ये वो तादाद है जो रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन असल तादाद इससे ज़्यादा है। इस पर अभी हुकूमत क्या कर रही है, किस तरीके से इससे निपटा जाए, आवाम के लिए आगाही किस तरह से की जा रही है, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत हैं अज़रा पेचू साहिबा। साहिबा बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि शहर कायद में ये जो निगलेरिया की वजह से एक खातून समेत 3 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रही है मैम? केसेस हमारे पास निगलेरिया के हुए हैं। एक लांधी में तैनात था, वहाँ काम कर रहा था लेकिन वो सुरजानी टाउन में रहता था। एक कोरंगी का केस है और एक सदर का केस है। ये 3 केसेस ऑफ निगलेरिया के आए हैं। हमारे FELTP स्टाफ जो है वो गए फील्ड में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया केसेस को, पानी देखा कि कहाँ से उन्हें मिल रहा है। अक्सर जो है पानी जो है वो पाइप्ड वाटर था, जो पानी डायरेक्टली जो आता है हमारे मेन सोर्स से जो जिसमें डमलोटी है और हमारी हब के हैं और इस तरह से जो पानी आता है वहाँ से, उसकी क्लोरिनेशन में कमी थी। अभी हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारी कराची सीवरेज बोर्ड के जो हैं MD, उनसे हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने बात की और उनके साथ मिलके उन्होंने डायरेक्शंस दिलवाई हैं कि जो पानी जहाँ सोर्स से आता है वहाँ क्लोरिनेशन की जाए, यानी एक दवा मिलाई जाए जो क्लोरीन है, और उससे जो है ये निगलेरिया का जो अमीबा है वो मर जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये पानी में क्लोरीन होना चाहिए। दूसरा, हमने पानी के सैंपल्स लिए थे। FELTP हमारा स्टाफ है जो फील्ड में काम करता है इस चीज़ों पे, और उन्होंने पानी के जो सैंपल्स भी लिए थे, उसमें पानी के सैंपल्स की भी रिपोर्ट आनी है, लेकिन तशवीश यही है कि क्लोरीन कम होने की वजह से निगलेरिया फैला है। और हम जो है हमने WHO से भी बात की, हमारे DG ऑफिस भी इस पे काम कर रहे हैं। हम सैंपल्स ले रहे हैं हर जगह से, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल्स ले रही है हर जगह से पानी की, देखने के लिए कि उसमें वाकई में क्लोरीन कम है या क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन ऐड किया जाए। और दूसरा कि निगलेरिया तो मौजूद तो नहीं है उनमें, इन सैंपल्स में। इस वजह से वो उन सैंपल्स वो जो है लेबॉर्ट्री पे गए हुए हैं, जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी वो बताई जाएगी। और जो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, वाटर हाइड्रेंट्स, उनके भी सैंपल्स हम ले रहे हैं, ताकि जो वाटर हाइड्रेंट से जो टैंकर्स भरते हैं पानी, उसमें भी देखा जाए कि क्लोरीन कितनी है। बहरहाल हम इन टैंकर्स में भी हम एक्वा टैब्स की जो क्लोरीन की टैबलेट्स हैं वो हम टैंकर जो
लोग हैं, वो जो ड्राइवर्स हैं जो काम करते हैं टैंकर्स के, उनके साथ ये हमारा डिपार्टमेंट मिलके उनके टैंकर्स में भी ये एक्वा टैबलेट्स या जो है ये क्लोरीन की टैबलेट्स डाल रहे हैं, ताकि ये भी पानी जो है वो जब घर तक पहुंचता है लोगों के तो उसमें क्लोरीन हो। तो इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है अपनी तही ताकि ये जो है इस नेगलेरिया की वबा से बचा जाए। लोगों को सिर्फ हिदायत की जाती है कि वो नाक में पानी न डालें। स्विमिंग पूल्स में देखें, अगर है स्विमिंग पूल्स तैरते हैं किसी जगह स्विमिंग पूल में तो उसमें क्लोरीन होनी चाहिए। नाले नदियों में नहाएं। पानी गंदे पानी में जहाँ खड़ा हुआ है पानी उसमें अक्सर बच्चे नहाते हैं, उनको मना किया जाए कि वो उसमें नहीं नहाएं। अपने घर के जो पानी है उसमें आप कोशिश करें कि अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो आप एक्वा टैबलेट्स बाज़ार से भी ख़रीद के डाल सकते हैं, ताकि वो आपका पानी भी क्लोरिनेटेड हो और क्लोरीन उसमें हो, ताकि कोई क्लोरीन से न सिर्फ नेगलेरिया से बचाव का तरीका है बल्कि बहुत सारी दूसरी जो बिल्कुल जो जरसूमा है उसका खात्मा किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़रा पेचूहू साहिबा हमारे साथ ही वज़ीर सेहत सिंध, और वो यही कह रही थी कि आपको खुद भी एहतियात करनी है। सिंध हुकूमत तो इक़दाम इस हवाले से कर ही रही है, पानी को खड़ा ना होने दें और नाक में बहुत अंदर तक पानी ना डालें ताकि आप इस वायरस से महफूज रह सकें। साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।